साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, मैं समय समय पर यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। ऑलरेडी हमने मुनीश सबरवाल साहब के साथ बात की हुई है बिफोर 1 मंथ 2 मंथ। आज अगेन हमें मौका मिला है मुनीश सर के साथ। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सर को ऑलमोस्ट 3 डिकेड का एक्सपीरियंस है और एसबीआई के पिलर में काउंट होते हैं और जोनल हेड है। तो आज मुख जुबानी अपन सबरवाल साहब से बात करते हैं और क्या होने की संभावना है आने वाले समय, क्या लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो मैं स्वागत करता हूं मुनीश सर का। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी और एसएलएमए का एसबीआई म्यूचुअल फंड को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपके साथ रूबरू हो सके और आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, उनके साथ रूबरू हो सके। थैंक यू। जबरदस्त सर, आपने 3 डिकेड का रिच एक्सपीरियंस होल्ड करते हो और हिस्टोरिकली ऑलरेडी जब भी मार्केट हायर लेवल पे था तो इन्वेस्टर वहां सोचता था कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। कपिल देव ने जब पहली बार सेंचुरी मारी थी तो ऐसा सोचा था जाता था कि इससे ज्यादा सेंचुरी नहीं हो सकती है। उसके बावजूद एन नंबर ऑफ क्रिकेट में सेंचुरी हो चुकी है। इंडियन इक्विटी मार्केट में एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल है। 2008 का हाईएस्ट लेवल देख लीजिए, 2020 का हाईएस्ट लेवल देख लीजिए, या 75,000 देख लीजिए, अभी 80+ रन कर रहे हैं। तो आपको आज का मार्केट लेवल क्या दिखाई देता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या अभी एन नंबर ऑफ स्कोप, इनफ स्कोप इंडियन इक्विटी मार्केट में अवेलेबल है? क्या इंडियन इन्वेस्टर इनफ पैसा बनाने का स्कोप स्टिल अवेलेबल है इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए, इक्विटी मार्केट में पैसा बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है ना, दैट टाइम इन द मार्केट। करेक्ट ना, नॉट मार्केट। करेक्ट। अगर हम इक्विटी मार्केट में लंबे समय के लिए निवेशित रहेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा ही बनेगा, है ना। बट बनने का एक उसके लिए जरूरी ये है कि हमारे पास एक कुशल विशेषज्ञ हो, राइट। जो हमारी हेल्प कर सके इस उतार चढ़ाव को कैसे बर्दाश्त करना है। अगर वो बेशक हमारे साथ है तो मुझे लगता है कि इस जर्नी को और भी ग्रेट ग्रेट। मुनीष सर, अभी मार्केट बहुत हायर लेवल पे है। लंबे समय में ऐसा दिखाई देता है कि इंडियन मार्केट में अच्छा पैसा बनने वाला है। हिस्ट्री का डाटा भी अवेलेबल है, बुक्स में भी यही पढ़ा है कि हाँ, जो लंबे समय तक निवेश करेगा, जो पेशेंसफुली निवेश करता रहेगा और उसका गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होगा तो ओवर द टाइम पीरियड्स मनी बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला है। और इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऑलरेडी रेगुलेटरी अपना हम हर समय कहती रहती है कि ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस को देख के निवेश नहीं करें। जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में रिपीट हो। पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी परफॉर्म इन द फ्यूचर, मे नॉट इन सस्टेन इन फ्यूचर। तो ये सभी रेगुलेटरी नॉर्म्स है। उसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है। इन्वेस्टर भी आज की डेट में समझदार हो रहा है, हर डाउन ट्रेंड पे पैसा लगा रहा है। आज एफआईआई को पसीना आने लगा है। इंडियन मार्केट नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि इनफ्लो बहुत अच्छा है। एसआईपी का बुक वैल्यू बहुत अच्छा क्रिएट हो चुका है और काफी सारे अलग अलग डिफरेंट माध्यम से इंडियन मार्केट के अंदर इनफ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो जहां इनफ्लो ज्यादा होगा वहां मार्केट इंक्रीज होना ही है और लॉन्गर रन। और रिसेंटली अभी आप एसबीआई का एक इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड लेके आए हो और ऐसा हिस्टोरिकली देखा कि जिस जिस कंपनी ने इनोवेशन पर स्पेशल स्पेंडिंग की है वो मार्केट लीडर रहा है और उन्होंने अच्छा पैसा कमा के दिया इन्वेस्टर को। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल हिस्टोरिकली ऑलरेडी इन प्रैक्टिकल इंडियन डोमेन में अवेलेबल है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अभी 80,000 के मार्केट पे, सेंसेक्स पे आप इनोवेटिव फंड लेके आए हुए, राइट टाइम टू इन्वेस्ट है? मार्केट में राइट टाइम और रॉन्ग टाइम कुछ नहीं होता। वेरी नाइस, वेरी सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, वेरी नाइस। तो हमें प्रोडक्ट जिसमें लगा रहे हैं, है ना, क्या वो मेरे लाइफ के साथ मैच करता है? ट्रू। ना, जिस होराइजन में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट उस होराइजन का प्रोडक्ट है ना। अपने प्रोडक्ट, अपने गोल के साथ हमारे प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी अगर है ना, तो इज अ गुड डे, है ना, फॉर इन्वेस्टिंग इन दी whether it is a equity market or in the mutual fund as a specifically, but अपने गोल के साथ अलाइन करके प्रोडक्ट को लेंगे हम, अपनी रिस्क कैपेसिटी को देख के उसके साथ अलाइन करके प्रोडक्ट को लेंगे तो हम हमेशा एक हैप्पी इन्वेस्टर क्रिएट करने की तरफ बढ़ते रहेंगे। ये मेरा मानना है। ग्रेट। मुनीष सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि एवरी मोमेंट इज ग्रेट मोमेंट फॉर द इन्वेस्टिंग इफ इन्वेस्टर हैविंग ए प्रॉपर गोल, हैविंग ए प्रॉपर टाइम ओरिजिन। अगर पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक फंड, थीम स्पेसिफिक फंड में निवेश कर रहा है, उसका 7 years प्लस का व्यू है, तो एवरी डे इज ग्रेट डे फॉर द इन्वेस्टिंग।
इट इज फंडामेंटली ट्रू। अभी आपने जो एनएफओ लॉन्च किया है 29 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 12 अगस्त को ये फिनिश होने वाला है, 15 दिन का एनएफओ पीरियड है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड क्या है, किस तरीके से निवेश करने वाले हैं, उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है? देखिए, जब इनोवेशन का तो इनोवेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? हिंदू गवर्नमेंट की फोकस की तो एब्सोल्युटली तब हुई जब स्कूलों में अटल लैब बनाया, ट्रू, स्कूलों एब्सोल्युटली। में टिंकरिंग लैब बनाया, हाँ हाँ हाँ। जब गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया की बात की, हम्म जब गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया की बात की, हम्म जब गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया की बात की, है हम्म ना, जब हम वेंचर की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमने एंजल इन्वेस्टर के लिए टैक्स हटा दिया, उसकी बात करते हैं हम। राइट। और जब वही कंपनियां जिसमें एंजल फंडिंग थी, कैपिटल फंडिंग थी, वो पब्लिक मार्केट में जाती हैं आईपीओ लेके, और उन आईपीओ को भरपूर इन्वेस्टर का सहयोग मिलता है ना, तो मुझे लगता है कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है आज की इनोवेशन का, है ट्रू, ना। एब्सोल्युटली। तो इसलिए आज की में अगर जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो एंजल इन्वेस्टर हैं, अगर वो पब्लिक मार्केट्स में से अपने कुछ स्टॉक्स का डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं आईपीओ के थ्रू, है ना, और पैसा लेते हैं, तो उस पैसे का क्या करेंगे? राइट। वो फर्म नए कंपनी, बिजनेस, नए स्टार्टअप, नए बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है ये जो इनोवेशन वाला किक स्टार्ट है ना, ये दैट हैज बीन किक स्टार्ट, है ना, उस मुझे लगता है कि यही समय है, सही समय है इनोवेशन देखने के लिए। इसलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड आज ये फंड अपने निवेशकों के सम्मुख पेश कर रहे हैं। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम नए आइडियाज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें रिस्क ज्यादा है, हाई रिस्क प्रोडक्ट, बट उसको कवर करने के लिए अगर टाइम ड्यूरेशन हमारा इसमें ज्यादा रहेगा, 4 से 5 निवेश करना चाहते हैं, और अब जितना इक्विटी पोर्टफोलियो जो हमने इक्विटी में अपना एलोकेशन लगाया है, उसका 5 से 10% लगाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये फंड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक अच्छा फंड हो सकता है। ग्रेट। मुनीष सर, एसबीआई ऑलवेज एवरग्रीन प्रोडक्ट लेके आती है, इंडिया का नंबर 1 फंड हाउस है और 100% इन्वेस्टर फेवर में वर्क करता है ओवर लॉन्गर टर्म। और हम लोग भी कहते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक फंड ले रहे हो तो 7 साल प्लस का व्यू है, तो एवरग्रीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी जो आपका इनोवेटिव जो फंड लेके आए हो आप, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का क्या प्रोपोर्शनेट रहने की संभावना है? देखिए, ये जो फंड है ना, इसमें लगाएंगे जहां पे हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखता है। ग्रेट। और मतलब दैट विल बी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग। वेरी नाइस। हमारे आज दिमाग में ये नहीं भी कितना हमने लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, कितना स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, कितना कैप में इन्वेस्ट करना है। ट्रू, है ना, ये डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में उसको ज्यादा हेल्प कर सकती है, ऐसी वेल्थ क्रिएशन हम इन्वेस्ट करेंगे, है ना। दिस विल, हम वो फ्लेक्सी कैप जैसा होगा, लार्ज, मिड, स्मॉल, हर तरह के, और सेक्टर एग्नोस्टिक। जब हम बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में का मतलब है टेक्नोलॉजी कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज, राइट, है ना, ऐसा नहीं, एब्सोल्युटली वन सेक्टर, ओके, है ना, ग्रेट ग्रेट। तो हर जगह पे है। इसलिए हमने जो सेक्टर हमें लगता है कि जहाँ पे मेजर इनोवेशंस की बात करते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी, चाहे वो मीडिया एंटरटेनमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विस, चाहे वो एनर्जी सेक्टर, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन है, और इवन इंडस्ट्रियल, ऐसे सब सेक्टर में मैंने कुछ आपको सेक्टर की एग्जांपल दिया। इन सब सेक्टर कुछ कंपनी ऐसी हैं जो इनोवेशन पे मीनिंगफुली काम करती हैं, और जब इस फंड हैं तो इस फंड के यूनिवर्स को समझना भी बहुत जरूरी है। राइट, ट्रू, क्योंकि इनोवेशन का हर एक फंड का मतलब हर एक फंड हाउस के लिए अलग अलग है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड में इसमें 3 तरह की जो कंपनीज हैं वो प्रेडोमिनेंटली इसका पार्ट होंगी। नंबर 1 वो जो प्रोडक्ट इनोवेशन में है, नया लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, प्रोडक्ट इनोवेशन जिन्होंने किया, राइट। हाँ, ऐसी कंपनियां जिन्होंने प्रोसेस इनोवेशन किया है, एक्जिस्टिंग बिजनेसेस, बट उन्होंने नया कोई प्रोसेस बना दिया जिसके साथ कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, स्केलेबिलिटी बढ़ गई,
है ना, Right. प्रोसेस इनोवेशन के खाते, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरी वो कंपनियां जो इनोवेशन को अडॉप्ट कर रही है, राइट, जो इनोवेशन हो रही है। हम्म, क्योंकि हम कहते हैं कि इस आज के वर्ल्ड में देयर इज ओनली वन थिंग विच इज कांस्टेंट, दैट इज, है ना। तो अगर है तो हमें कंटिन्यूसली इनोवेट करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि हम अपने सिस्टम में रह सकें। और ऐसी सभी कंपनी जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहती हैं, सभी कंपनियां इनोवेट होती हैं, बट हमारा जो यूनिवर्स है इन तीन फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करेगा: प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन और इनोवेशन अडॉप्टर। इन तीनों पे फोकस करके मॉडल पोर्टफोलियो तैयार ग्रेट। तो आपका जो पर्टिकुलर ये जो इनोवेटिव फंड है, जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, प्रोसेस क्रिएट करने वाली, और जो प्रोडक्ट बना दिया उसको एडोप्टर, तो बनाने वाला, एडोप्ट करने वाला, जिससे कि कंपनी की लंबे समय में अच्छी ग्रोथ रहने वाली हो, डिकेडल अपॉर्चुनिटी को वो इनकेस कर रहा हो, और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अपने इन्वेस्टर को पैसा बना के जो कंपनी देगी, उन कंपनीज के आप स्टॉक में परचेज अपना निवेश करने वाले हो, पोर्टफोलियो बनाने वाले हो। साथ में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से कोई बायस नहीं है। जो कंपनी निवेशक को पैसा बना के देगी वहां निवेश करेंगे। फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ अप्रोच रहेगी कि जहां फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी लगेगी, आइदर इट इज स्मॉल कैप, आइदर इट इज मिड कैप, आइदर इट इज लार्ज कैप, उन कंपनी में निवेश करके इन्वेस्टर को लंबे समय में अच्छा पैसा बना के देंगे। ग्रेट ग्रेट मुनीष सर। मुनीष सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि क्या इस एनएफओ में एसआईपी ड्यूरिंग द एनएफओ पीरियड भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मिनिमम 5,000 ही रखा या घटा बढ़ा दिया है, और एसआईपी के अमाउंट 500 ही रखी है या कम ज्यादा कर दी है? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है ना, थीम बेस्ड प्रोडक्ट, राइट ना। तो इसलिए नंबर एक जो पहला आपका क्वेश्चन था, इसमें मिनिमम एप्लीकेशन 5,000 की ही है। और हम रेकमेंड कर, अगर आप जितना भी लमसम कर रहे हैं उसके साथ एसआईपी जरूर करें। जो वॉलेटिलिटी को कंटेन करने में हेल्प करेगा वो। इसलिए अगर आप लमसम कर रहे हैं तो उसके साथ जरूर करें, और अगर अपने माइंड बना अपने एसआईपी करनी है तो उसके साथ थोड़ा बहुत आप लमसम जरूर लगाएं, ताकि जो इंडिया की ग्रोथ है वो बेटर वे में आप पार्टिसिपेट करें। मिनिमम 100 रुपए की है, और मिनिमम एप्लीकेशन, वन टाइम एप्लीकेशन, दैट इज 5,000 की इस एनएफओ के पीरियड में। ग्रेट ग्रेट सर। इसकी एनएवी भी 10 रुपए ही है, जैसे बाकी सब एनएफओ है, और 10 रुपए में पहली बार एंटर्ड कर लेगा इन्वेस्टर, तो जितनी उसकी एनएवी ग्रो होगी उतना उसको रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि हिस्टोरिकली काफी सारे एनएफओ आए थे, जब पहली बार भी कोई फंड आता है तो 10 रुपए पे आता है, और अभी 4,000 तक की एनएवी पहुंच चुकी है काफी सारे एक दो फंड की इंडस्ट्री के अंदर। हाईएस्ट लेवल पे बात करें तो जो इन्वेस्टर भी एंट्री लेवल पे एंटर्ड करेगा उसको लंबे समय में एवरग्रीन एडवांटेज देने वाला है। तो एसआईपी भी कर सकता है और लमसम भी कर सकता है। ऑल्दो सेक्टोरियल फंड है तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड दोनों ही ज्यादा देने वाला है। रिस्कोमीटर हाईएस्ट लेवल पे है तो रिवार्ड भी हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टर को मिलेगा, और लॉन्गर ड्यूरेशन। ग्रेट ग्रेट मुनीष सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा आपसे ये निवेदन है कि क्या इस फंड में इन्वेस्टर को डबल डिजिट रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है अगर वो 7 साल प्लस निवेश करके रखता है? ऑल्दो किसी को नहीं पता है कि कितना रिटर्न बनने वाला है। क्या ग्रोस जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इंडिया की डबल डिजिट रहने की संभावना है? अगर डबल डिजिट ग्रोस जीडीपी रहती है तो डेफिनेटली ये फंड भी बना के देगा, और उससे ज्यादा भी बना के दे सकता है, क्योंकि इनोवेटिव कंपनियों को एडवांटेज रहता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम अभी अमृतकाल में है ना, और अमृतकाल 20,047 तक का पीरियड है। जब अमृतकाल होता है ना, तो ऐसे अमृतकाल अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग टाइम पे आए। चाइना में भी वो अमृतकाल का पीरियड था जब चाइना की इकोनॉमी 14% CAGR से ग्रो की। 14%? अमेरिका 14% CAGR से ग्रो, है ना। चाइना में भी अमृतकाल था जब, अमेरिका में भी अमृतकाल था जब अमेरिकन इकोनॉमी भी ऑल्सो मीनिंगफुल जीडीपी उनकी स्टेजी के साथ ग्रो किया कुछ सालों के लिए। तो ये भी उस अमृतकाल के, तो हमें लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ चांसेस आर वेरी गुड। अगर ग्रोथ होती है तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा बनाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी अंडर है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर कंट्री ग्रो कर रहा है, और कंट्री कैसे ग्रो करेगा? कंपनियां ग्रो कर रही है ना। अगर कंपनियां ग्रो, कंट्री करेगा। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा, है ना। बट प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में है कि यहाँ पे आपकी रिटर्न स्ट्रेट लाइन नहीं होती। हर साल आपको 10%, 12% हर साल मिले, ऐसा नहीं है। ये जो रिटर्न आती है वॉलेटिलिटी के साथ आती है। आज आप हो सकता है किसी
साल में आपको रिटर्न 15% मिल जाए और किसी साल ये 10% नेगेटिव रिटर्न भी हो, ट्रू, है ना? एब्सोल्युटली ट्रू। तो डाउनफॉल बर्दाश्त करने की हमारी कैपेसिटी है, तो जो हाई रिस्क फंड है वो लंबे समय में आपको बेटर रिटर्न बना का उनका पोटेंशियल है ना? क्या वो अपने कुछ चीज कर पाते नहीं कर पाते, दैट वो डिफरेंट बात है, बट उनका पोटेंशियल और कितना रिटर्न हमें इक्विटी मार्केट से ब्रॉडली एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो हम सिंपल तो प्रिंसिपल है जीडीपी, जिस हिसाब से कंट्री ग्रो कर रहा है प्लस इन्फ्लेशन प्लस 1 और 2 फंड मैनेजर कैपेबिलिटी। अगर कंट्री 7 से ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन 5% है और 1-2% फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी, तो हम 13-14% की रिटर्न इक्विटी मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कंट्री 2% ग्रो कर 3% इन्फ्लेशन होगी, 1% फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी, तो ऑब्वियसली द रिटर्न एक्सपेक्टेशन विल बी सब्सटेंशियली कम डाउन। तो इसी तरह ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करता है तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन कैन बी मूव अप ऑन दैट। सो उस पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म में, बट याद रखना है हमें ये कि रिटर्न इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में और म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न हर साल सेम रिटर्न आपको मिलेगा, जो पिछले साल मिला है वैसे अगले साल में मिलेगा, ऐसा नहीं होता। उसको ध्यान में रख के अपने रिस्क को समझ के अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम अच्छे निवेशक हैं और हम एक हैप्पी इन्वेस्टर क्रिएट करने की तरफ बढ़ेंगे। ग्रेट ग्रेट, मुनीष सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि इक्विटी के रिटर्न अप डाउन रहेंगे, ईसीजी की तरह रहने वाले हैं। जिस दिन ईसीजी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी उस दिन इंसान जीवित नहीं है। तो यहाँ पे इक्विटी के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी, रहती थी और रहने वाली है, बट हाँ एवरेज रिटर्न डबल डिजिट आने की पूरी संभावना है। आपको इंडिया इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है उसमें आपको महंगाई दर बढ़ा के प्लस जितना फंड मैनेजर अल्फा जनरेट करके देगा वो एड ऑन होने वाला है। अगर कल एफडीआर के रिटर्न ही नेगेटिव हो जाते हैं या आधा % हो जाते हैं तो इंडिया का इक्विटी मार्केट भी रिटर्न कम देगा, बट ओबियस है। बट इसके अभी दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई देती है। ऑल्दो इंटरेस्ट रेट पीक पे है जो डाउन आएगी, बट इतनी भी डाउन नहीं आएगी कि बैंक में पैसा रखने का चार्ज लेने लग जाएंगे जैसे काफी सारे कंट्रीज में आउट ऑफ कंट्री होता है। तो इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप दिखाई देता है। एसबीआई का इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है जो 10 रुपए की एनएवी पे अवेलेबल है। अगर इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहता है, पैसा बनाना चाहता है, और बिना रिस्क पैसा नहीं बनता है, और बिना रिस्क पैसा बनाना है तो एसबीआई की एफडी में 0% रिस्क है, वहां उतने ही रिटर्न बनने वाला है। तो हायर रिस्क हायर रिवार्ड है और आपको निवेश करके अच्छा पैसा बना सकते हो। एसबीआई जब भी अच्छा कोई भी फंड लॉन्च करती है तो उसके पास ह्यूज रिसर्च टीम है, लगभग 30-40 साल का लेगेसी है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रही है और इंडिया का नंबर 1 फंड हाउस है। और नंबर 1 फंड हाउस बनना बड़ी बात नहीं है, बट लंबे समय से नंबर 1 की स्टैंड पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। जो सेकंड थर्ड नंबर है वो ह्यूज डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट वो आगे निकलने वाले हैं। तो एसबीआई इज द बिगर ब्रांड और अच्छा फंड है। अगर आप निवेश करना चाहो तो कर सकते हो डेफिनेटली, बट याद रखिएगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट परफॉर्म इन द फ्यूचर, और इक्विटी की वोलेटिलिटी आप बियर कर सकते हो तो ही इक्विटी में निवेश करें। बाकी काफी सारी एफडीज अवेलेबल है जहां आप निवेश करें और एंजॉय करें। अच्छा पैसा बनाना है, इन्फ्लेशन बिटेड पैसा बनाना है, तो अच्छे फंड हाउस के साथ अच्छा निवेश करके अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और आप मिनिमम 5000 लमसम और एसआईपी स्टार्ट जरूर करें। कल आपको एक गलानी नहीं हो कि आपने अच्छा फंड आया था उसको आपने मिस आउट कर दिया। आप एसआईपी भी करें और लमसम भी करें, और जब भी एनएवी डाउन चली जाए, किसी कारण से मार्केट के अंदर प्रेशर आता है, तो आपको उसमें एडिशनल परचेज करें। जिस तरह से गोल्ड डाउन जाने पर आप एडिशनल परचेज करते हो, पड़ोसी की लैंड सस्ती होने पर आप लैंड इमीडिएटली लोन लेके परचेज कर लेते हो, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। जिस तरह आप डेली रूटीन लाइफ में हर चीज सस्ती खरीदना पसंद करते हो, तो इक्विटी के अंदर भी एनएवी डाउन आए तो आप परचेज करें। और हिस्ट्री ये कहती है कि इक्विटी मार्केट रबड़ की बॉल की तरह है, जितनी तेजी से गिरेगी उससे ज्यादा तेजी से उठेगी। और ये हिस्ट्री के 10-5 इवेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्यूचर किसी को नहीं पता है। जैसे 2008 के अंदर मार्केट लगभग 67% डाउन हुआ था, तो आज वो 400% बढ़ चुका है, तो उससे ज्यादा स्पीड से ग्रो हुआ। 2020 के अंदर 45,000 से 25,000 आया था, तो आज 80,000 के आसपास रन कर रहा है। हो सकता है छोटा मोटा करेक्शन आए, ये इक्विटी का नेचर है, तो ये आता रहेगा, चलता रहेगा, और लंबे समय में सुपीरियर वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो मुनीष सर, थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय दिया। लास्ट आपसे एक मैं चाहूंगा कि हमारे निवेशकों को एक स्पेशल एडवाइस देके जाओ कि इक्विटी में कैसा पैसा बनने की संभावना और कैसे बन सकता है, और आपका इतना 30 साल का तजुर्बा है उसका एडवांटेज हमें भी मिला करे। नहीं, देखिए, पैसा बनाना है तो सबसे पहले अपना रिस्क समझना पड़ेगा। ट्रू। अगर अपने रिस्क को समझ के हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे,
है ना, तो हम खुश रहेंगे और हमें रात को नींद नहीं आएगी, ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, जब मार्केट ऊपर नीचे, एब्सोल्युटली तो उसके वो चीज में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जिससे आपका चैन छिने, है ना। तो इसलिए जरूरी है अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करें, अच्छे एडवाइजर की सलाह लें, है ना, अच्छे उसके अकॉर्डिंगली अपने एसेट एलोकेशन सेलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करें, है ना। और ये जो फंड होते हैं, है ना, दे शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। हम इक्विटी का जो पोर्टफोलियो की बात करते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कोर पोर्टफोलियो विच इज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जिसमें लार्ज कैप डिवर्सिफाइड फंड आपके आते हैं, और देन इज अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो जिसमें आपके स्मॉल कैप मिड कैप थीमेटिक फंड्स आते हैं। आपका मेजॉरिटी ऑफ आपका जो इक्विटी में एलोकेशन, इक्विटी फंड्स में जो एलोकेशन है उसका मेजॉरिटी पैसा आपका जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जिसकी हमने बात किया, आपको कोर पोर्टफोलियो लार्ज कैप डिवर्सिफाइड फंड में होना चाहिए, और आपके पोर्टफोलियो कुछ पार्ट 15, 20, 25, 30 डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल वो थीमेटिक फंड्स में हो सकता है। तो हम भी इस फंड में रेकमेंड यही कर रहे हैं, आप जितना आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो है उसका 5 से 10% इसमें इन्वेस्ट कीजिए आप, और 4 से 5 साल का कम से कम होराइजन लेके इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे आप, तो डेफिनेटली ये फंड आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उस पर्सपेक्टिव से हम इस फंड को मैनेज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच विजय जी एसबीआई म्यूचुअल फंड को अपने शो में बुलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि निवेशक का जो हमने वार्तालाप किया है इससे वो बेनिफिट हुए होंगे, और ऐसे वार्तालाप आगे भी हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट मुनीष सर ने बहुत ही तरीके से बताया, लास्ट जो स्पेशल एडवाइस दी है मेरे को भी बहुत आनंद आया है। सर ने बताया कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो और कोर पोर्टफोलियो दैट इज फंडामेंटल फैक्ट, और इक्विटी में पैसा लगा दे तो सबसे पहले पीसफुल लाइफ चाहिए, और जो म्यूचुअल फंड जो पीस दे सकता है ना, नो इक्विटी कैन गिव। म्यूचुअल फंड में जो पीस है ना, दैट इज द फिनोमिनल वंडरफुल, और इक्विटी के सुपर रिटर्न बना के देता है, और बहुत सी बात तो डायरेक्ट इक्विटी को बीट भी कर देता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो जो पेस चाहिए ना, अगर आपको रात की नींद आराम से आएगी तो पैसा तो ऑटोमेटिक बनने वाला है। और म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल का वर्क ही यही है, फंड मैनेजर की ड्यूटी यही है। वहां पे उनके पास एन नंबर ऑफ टाइम्स यही पूछा जाता है कि आपका बेंचमार्क आप कितना बीट कर रहे हो, आप कितना रिटर्न दे रहे हो, कंपटीटिव मार्केट में क्या है, तो उनका रोल ही यही है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बन रहे हैं, बनते रहेंगे, और हैप्पी इन्वेस्टिंग सभी को। थैंक यू सो मच, और सबरवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.